Good morning, students. Today we are going to explain third chapter of chemistry, and the name of the chapter is electrochemistry for class 12. हम लोग थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर केमिस्ट्री का जो 12 क्लास के लिए वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे सेकेंड चैप्टर जैसा ये चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, थ्योरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी ये चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है। पहले हम लोग चैप्टर पूरा थ्योरी क्लियर करेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे। न्यूमेरिकल में भी पहले एक जगह पूरा फार्मूला लिखेंगे ये चैप्टर का, फिर हम लोग पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट इसमें है। वैसे उसके बाद भी हम लोग साथ में ही बताते जाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी पढ़ना है, बट आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो प्रिपरेशन करना ही है ना, तो आगे भी काम आता है। और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स या लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स, कैसे उसको लिखना है, ये सब हम जानेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जैसे बैटरी हुआ, ठीक है, कंडक्टर है, इंसुलेटर हुआ, ये सब करंट कैसे फ्लो करता है, ये सब बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वैसा ये ब्रांच है, बोल सकते हैं वैसा ये हाँ ब्रांच है, ठीक है, केमिस्ट्री का। और एक बात, हम लोग इसमें पूरा सेल पढ़ेंगे, बैटरी भी पढ़ेंगे। बैटरी 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी। प्राइमरी में भी 2 टाइप्स हैं, ठीक है, एक है ड्राई सेल, एक मर्क्यूरी सेल। और सेकेंडरी बैटरी में भी 2 है, एक है लेड एसिड स्टोरेज सेल, एक निकल कैडमियम। उसके बाद फ्यूल सेल पढ़ना है। फिर अभी सेल में हम लोग को बहुत पढ़ना, 4-5-6-7 पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको गैल्वेनिक बोलते हैं, एग्जाम में आता है। फिर हम लोग डेनियल सेल पढ़ना है, फिर हम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है, कंसनट्रेशन सेल पढ़ना है। तो 4-5 सेल इधर पढ़ना है। और बैटरी में, फर्स्ट बैटरी में 2 है, सेकेंड में 2, तो 4, तो कि 9 से 10 हम लोग को सेल का पूरा पढ़ना है डिटेल में। डेफिनेशन क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, डायग्राम के थ्रू उसका वर्किंग पढ़ना है, काम कैसे करता है बैटरी, फिर उसका सेल का रिएक्शन पढ़ना है, सेल का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, एग्जाम्पल को देखना है, क्योंकि ये चैप्टर में न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इस चैप्टर का कैसा आता है, या तो सेल रिएक्शन लिखने बोलेगा, या तो E0 इलेक्ट्रोमोटिव बोल सकते हैं कि सेल का E0 बोलता है लिखने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव सेल फाइंड आउट करने बोलता है, या सेल रिप्रेजेंटेशन, या कैथोड क्या है, उसमें क्वेश्चन में कुछ भी रहेगा, निकेल या जिंक या कोई भी रहेगा उसमें मेटल, उसमें पूछेगा कैथोड की तरह कौन बिहेव कर रहा, एनोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आता है। सेल का रिएक्शन लिखने, रिप्रेजेंटेशन, E0, ये सब पूछता है न्यूमेरिकल, ये चैप्टर का जो आता है। उसके बाद हम लोग छोटा जैसे कि हम लोग सेकेंड चैप्टर में 2 लॉ के, एक रॉल्स लॉ, एक हम लोग किए थे हेनरी लॉ, सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन में। इसमें हम लोग एक लॉच लॉ करना है, ठीक है, और फैराडे लॉ भी हम लोग किए हुए हैं। सो 2 लॉ हम लोग सेकेंड चैप्टर में किए थे, हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ, और 2 लॉ इस चैप्टर में करना है। एक हम लोग को करना है इसमें कोलॉच लॉ, एक करना है हम लोग को फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 4 से 5 लॉ है और 12th क्लास में, जिसमें से एक लॉ हर साल एवरी ईयर पूछता है, फिक्स है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं जो आते हैं। फिर 2 लॉ है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का जो है बैटरी, सेल, ये सब टोटल 8 या 9 है। उसके बाद इसके बाद जाके फ्यूल सेल है। कोरोजन तो सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद कोरोजन भी है, इसी चैप्टर में हम लोग को कोरोजन भी पढ़ना है। कोरोजन के बारे में पढ़ना है, फैक्टर जो कोरोजन को हेल्प कर रहा, प्रमोट कर, और वैसा कोरोजन को रोकने का क्या क्या, प्रिवेंट करने का, कोरोजन से प्रिवेंट करने का क्या क्या हम लोग के पास बोल सकते हैं कि कैसे प्रिवेंट हो सकता है। तो ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे इस चैप्टर में जो आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो इस चैप्टर से आते हैं एग्जाम में, एंड न्यूमेरिकल भी आते हैं इस चैप्टर से एग्जाम में। सो हम लोग 1 बाय 1 टोटल A to Z थ्योरी पढ़ेंगे, और पढ़ते समय ये भी हम लोग बताते जाएंगे कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स, ठीक है। और हम जो नहीं आता एग्जाम में वो भी पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को सब पढ़ना है, क्योंकि अभी अगर इन केस नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आने का है। सो अगर बेसिक क्लियर नहीं है तब प्रॉब्लम हो जाएगा आगे जाके। सिर्फ हम लोग को एक नंबर लाना, तो एक परसेंटेज लाना तो मेन नहीं होता है ना, बेसिक नॉलेज भी ज़रूरी है। सो हम लोग कोई भी चैप्टर में, जैसे फर्स्ट और सेकेंड हो गया, तो सब चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग सेलेक्टेड नहीं पढ़ रहे, A to Z पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट ज़रूर बताना है कि ये 12 में आता है, सो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको पढ़ना है, ठीक है, एक्स्ट्रा ध्यान देना है उस क्वेश्चन को। तो कैसे आता है क्वेश्चन, कितना नंबर का आता है, न्यूमेरिकल सब कुछ A to Z हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट टॉपिक कंडक्टर। ये हम लोग जान रहे हैं कंडक्टर क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस है, आर द सब्सटेंस विच अलाउ, जो परमिट करता है, जाने देता है इलेक्ट्रिसिटी को, टू फ्लो थ्रू देम, वाइल दोज विच डू नॉट परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड
इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जिससे करंट फ्लो करे, कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो करते नहीं है, मतलब इंसुलेटर करंट को फ्लो करने नहीं देता है। कंडक्टर जितना मेटल्स है, इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक, रबर, ये सब हुआ। उसके बाद कंडक्टर का कितना टाइप्स होता है? तो 2 टाइप्स होता है, एक मेटालिक होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? या तो क्वेश्चन 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ऐसे आ सकते हैं कि राइट डाउन द कंडक्टर्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो थ्योरी में जैसे हम यहाँ पे कॉपी में लिखे हुए हैं वैसे लिख देना है, ठीक है, थ्योरी जैसा। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तब क्या करना है? कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंस पूछे, कॉलम बना के पॉइंट वाइज लिख देना है, ठीक है। तो अगर हमको मेटालिक इलेक्ट्रोलाइटिक क्लियर है तो 4 से 5 पॉइंट हम लोग तो आराम से डिफरेंस लिख सकते हैं। तो कंडक्टर्स का 2 टाइप होता है, एक मेटालिक, एक इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटालिक में मेटल का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर्स क्या होता है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों है? क्योंकि बिकॉज दे कंडक्ट करंट, ये करंट को कंडक्ट करता है। कैसे? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने के चलते इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी है। क्योंकि इसमें क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट जो होता है वो क्या होगा? कंडक्ट होगा। और कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। उसके बाद द मेटालिक कंडक्टर आर जनरली, मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? मेटल होगा, सेमी मेटल दैट इज़ अ मेटलॉइड, और एलॉय होगा। एलॉय क्या है? इसको हिंदी में मिश्र धातु बोलते हैं। व्हाट इज़ एलॉयस? व्हाट इज़ एन एलॉय? एलॉय क्या होता है? जब 2 मेटल आपस में कंबाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय। जैसे स्टेनलेस स्टील, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ये सब एलॉय हो गया। लिखा भी है विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर दैन 1 मेटल। एलॉय क्या होता है? एक से ज़्यादा मेटल आपस में कंबाइन करता है, दैट इज़ नोन एज एलॉय। उसके बाद मेटालिक कंडक्टर का भी टाइप्स होता है 2। क्या? 2 टाइप्स होता है। तो एक गुड मेटालिक कंडक्टर और एक पुअर। गुड मतलब बढ़िया से करंट फ्लो करेगा, और पुअर मतलब करंट फ्लो तो करेगा बट उतना अच्छा नहीं। अब सेकेंड नंबर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? आयन मूव करता है। और मेटालिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसीलिए मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। आर सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ आयन। आयन मूव करता है, करंट तो इसमें फ्लो करेगा बट आयन की फॉर्म में आयन मूव करता है, इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रोलाइट्स। और मेटालिक जो फर्स्ट टाइप था कंडक्टर का, उसको इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। उसके बाद बात क्या है? दीज आर कंडक्टिंग आइदर इन मोल्टेन स्टेट या एक्वस। उसके बाद ये तो हम लोग जान रहे हैं आयन क्या होता है, सॉलिड में तो होता नहीं है। क्योंकि आयन कब बनता है? सपोज H2SO4 जब वाटर में डिसॉल्व होता है तभी H+ आयन और SO4 2- आयन क्या होता है? डिसोसिएट होता है। तो आयन बनने के लिए वाटर में डिसॉल्व होना ज़रूरी है। और सॉलिड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, सो डिस्टेंस बहुत कम, सो आयन बनने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, सो सॉलिड में नहीं हो सकता है। या तो वाटर, नहीं तो एक्वस सोल्यूशन, मतलब वाटर जैसा कोई लिक्विड सोल्यूशन होना चाहिए। वही लिखा है दीज आर कंडक्टिंग, या तो मोल्टेन स्टेट, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, मतलब सॉलिड भी है थोड़ा लिक्विड भी होगा, या तो एक्वस मतलब वाटर सोल्यूशन में, बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। रीज़न बता दिए क्यों। जैसे कि मेटल हुआ सॉलिड स्टेट, क्यों? बिकॉज आयन डज नॉट हैव एनी मोबाइलिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होगा? मोबाइलिटी मतलब मूव करना, आयन तो मूव करता है, तो सॉलिड स्टेट में मूव कैसे करेगा कोई कुछ भी? क्यों? क्योंकि सॉलिड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा और डिस्टेंस कम, तो जब दूरी ही नहीं है तो मूव कैसे करेगा, ठीक है। इसलिए सॉलिड स्टेट में नहीं होता आयन। अब क्या है? इन इलेक्ट्रोलाइट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन का जो मूवमेंट है वो भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर कम तो आयन का जो मूवमेंट होता है, फ्लो जो आयन करेगा वो कम हो जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि आयन जो मोबाइलिटी है, मतलब आयन जो मूव करता है वो ज़्यादा हो जाता है। जस्ट अभी जो बताया वही लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली एसिड बेस सॉल्ट। जैसे मेटालिक का क्या था? मेटालिक जो था वो क्या था? तो मेटल, सेमी मेटल या एलॉय। वैसे ये क्या होता है? ये एसिड बेस और सॉल्ट में बताया गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है। उसके बाद इसका भी 2 टाइप्स होते हैं। जैसे मेटालिक कंडक्टर का 2 टाइप्स था, गुड एंड पुअर। इसका 2 टाइप्स क्या होता है? दे आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। दीज आर मॉलिक्यूल सॉलिड। ये क्या है? एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है एक टाइप का मॉलिक्यूलर सॉलिड है।
ठीक है। पर्टिकुलर सॉलिड हम अभी फिर से नहीं बताएंगे। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में जो 4 टाइप का था सॉलिड, उसमें हम लोग क्लियर किया मॉलिकुलर सॉलिड को विथ एग्जाम्पल एंड डायग्राम। सो ये एक तरह का मॉलिकुलर सॉलिड है, जैसे कि यूरिया हुआ, शुगर हुआ, या आयोडीन भी बोल सकते हैं। अब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग और वीक को हम लोग अलग से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। सीधा ये क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का अलग से आता है कि राइट डाउन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तब हमको लिखना है। ठीक है। और अगर ऐसा आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो डिफरेंस में क्या है, कॉलम बना के लिखना है। तो क्या क्या लिखना है? फर्स्ट डिफरेंस तो हो जाएगा कि इसको इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं मेटेलिक को, और इसको इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। एक हो गया। सेकेंड में इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है और इसमें क्या मूव करता है, तो आयन, 2 डिफरेंस हो गया। थर्ड में ये मेटल, सेमी मेटल, एलॉय में डिवाइडेड है, होता है मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक एसिड, बेस और सॉल्ट में, 3 हो गया। फोर्थ डिफरेंस क्या लिखेंगे? फोर्थ लिखेंगे इसका 2 टाइप्स है, गुड और पुअर, मेटेलिक का गुड और पुअर, और इसका क्या टाइप है, इसका भी 2 है लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक, ये 4 डिफरेंस हो गया। फिफ्थ में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल डाल देंगे। ठीक है। तो 5 डिफरेंस तो ऐसे ही हो गया, लेकिन याद रहे डिफरेंस पूछने से कॉलम बना के पॉइंट वाइज लिखना है। तो या क्या क्या क्वेश्चन आता है, या तो पूछेगा राइट डाउन द कंडक्टर एंड टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर लिखना है, और टाइप्स ऑफ कंडक्टर में फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर सिर्फ लिखना है। अब सेकेंड नंबर का जो फिर से टाइप था स्ट्रॉन्ग और वीक, उसको नहीं लिखना है, उससे क्या होगा, ये 1.5 से 2 पेज चला जाएगा, तो उसको नहीं लिखना है। ठीक है। अगर पूछता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक इलेक्ट्रोलाइटिक, तो अभी जस्ट बोले कॉलम बना के 5 तो आराम से हो जाएगा इतना में पॉइंट। और कभी कभी ऐसे ही पूछता है, सीधा क्वेश्चन देगा राइट डाउन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तब हमको ये सब लिखने का, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो सब कुछ नहीं लिखना है। आई मीन कंडक्टर का डेफिनेशन कुछ नहीं, बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिख देना है विथ एग्जाम्पल, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल लिख देना है। 3 मार्क्स का ही आता है, तो 1.5 ठीक है, मार्क्स हुआ। 3 का अगर हाफ करते हो तो 1.5 का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 1.5 का वीक, तो 3 नंबर का हो गया। तो सीधा सिर्फ इसके बारे में लिखना है, स्ट्रॉन्ग और वीक का, वो सब पहले का मेटालिक इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में कुछ नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं, देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेगा वाटर में, ये तो क्लियर है। सो ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वाटर में जब डिसॉल्व होता है, वाटर में जब डिसॉल्व होता है तभी आयन बनता है। ये तो हम सेकेंड नंबर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बताते समय बता दिए कि वाटर में डिसॉल्व होगा तभी ना आयन्स बनेगा। तो इसका मतलब आयन बनने के लिए वाटर में डिसॉल्व होना जरूरी है, या कोई भी पोलर सॉल्वेंट, आई मीन लिक्विड में। तो व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, जब कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होता है, घुलता है पानी में या कोई भी पोलर सॉल्वेंट में, तो वो आयोनाइज हो जाता है, आई मीन आयन बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो सपोज H2SO4, तो H2SO4 को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, H प्लस एंड SO4 2-, तो ये प्लस केटायन माइनस एनायन होता है। तो हुआ ना, आयन में डिसोसिएट हुआ, मतलब ब्रेक हुआ, टूटा, कब, जब वाटर में डिसॉल्व किए तब। तो वही बात है कि आयन बनता है, और यही आयन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। तो ये जो कंडक्टर का 2 टाइप्स था, मेटालिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, तो मेटालिक में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से करंट कंडक्ट होता था, और इलेक्ट्रोलाइटिक में आयन का मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो कंडक्ट होता है। फिर से बता रहे हैं, कंडक्टर का जो 2 टाइप्स था, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, तो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से करंट कंडक्ट होता था, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयन का मूवमेंट, आयन जो मूव कर रहा, तो आयन का मूवमेंट से करंट जो है वो कंडक्ट होता है। ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों कंडक्टर का टाइप से, सो करंट तो दोनों में ही कंडक्ट होगा, आई मीन फ्लो करेगा, बस तरीका अलग अलग है। सो विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, आयन करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। द इलेक्ट्रोलाइट सो विच आर आयनाइज एट मोस्ट, सॉरी ऑलमोस्ट, ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट, वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो ऑलमोस्ट पूरा ही कम्प्लीटली एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व होकर एनायन और केटायन बना दे, तो उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस है वो वाटर में डिजॉल्व होकर पूरा कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, मतलब प्लस पूरा केटायन, पूरा एनायन, पूरा बन जाए, कुछ भी बचे नहीं, तो डेट इज़ नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, HCl, HNO3, 3 ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग बेस 2 ही होता है, NaOH, KOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम कॉस्टिक पोटास।
और सॉल्ट सोल्यूशन जैसे कि NaCl सॉल्ट, सोडियम सल्फेट सॉल्ट, पोटासियम नाइट्रेट, ये सब जितना भी सॉल्ट होता है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक मतलब कमज़ोर, लेकिन ये नहीं है कि ये डिज़ोल्व वाटर में डिज़ोल्व होकर डिसोसिएट नहीं होगा, एनायन केटायन में होगा, लेकिन कम होगा, पूरा कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर एनायन केटायन में कन्वर्ट नहीं होगा, बट आधा अधूरा होगा, आधा होगा। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नॉट कम्प्लीटली आयनाइज, पूरा आयनाइज तो नहीं होगा जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, बट आयनाइज इन ए स्मॉल अमाउंट। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? आयनाइज होता है, मतलब कि वाटर में डिज़ोल्व होके, कोई भी कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व होके, वाटर में घुल कर आयन में कन्वर्ट होता है, मतलब डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है आयन में, लेकिन पूरा नहीं, आधा, ठीक है। आधा मतलब पूरा नहीं, आधा अधूरा होता है। वही लिखा है द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड बट आयोनाइज्ड इन ए स्मॉल अमाउंट, कम होता है, आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल वीक एसिड, वीक बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे वीक एसिड एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ये सब। और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हो गया? वीक एसिड बेस हो गया। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिख देना है, लेकिन कभी भी डिफरेंस पूछने से कॉलम बना के पॉइंट वाइज लिखना है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? एक रेशियो है। किसका रेशियो है? तो कितना मॉलिक्यूल्स हम लोग लिए, सपोज़ हम लोग NaCl लिए, ठीक है। तो कितना टोटल नंबर लिए और कितना उसमें मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट हुआ आयन में। स्प्लिट मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना, डिसोसिएट हो गया आयन में, ठीक है। सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। क्या होता है कि मान लो NaCl हम लोग लिए, तो सपोज़ ऐसा तो होता नहीं है कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, फिर भी मानने को मान रहे, मान लो हम लोग 5 ग्राम NaCl लिए, लेकिन अगर 3 ही ग्राम ब्रेक होके प्लस और माइनस मतलब केटायन एनायन में डिसोसिएट हुआ, तो क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं 3/5, 3/5। सो कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से टूट कर, स्प्लिट का हिंदी होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना या डिसोसिएट हो जाना, तो ब्रेक होके आयन में बना, और बाय कितना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया गया, ठीक है। तो वही लिखा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट मतलब ब्रेक हो जाना, इनटू आयन टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ डिनोटेड एज अल्फ़ा। तो क्या होता है? अल्फ़ा से हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को क्या करते हैं? सिंबल देते हैं। तो क्या होता है? कितना मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रोलाइट है जो आयन में कन्वर्ट हो गया, बाय कितना लिए थे हम लोग, कितना वो कंपाउंड हम लोग लिए थे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फ़ा हमेशा 1 के इक्वल होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फ़ा जो है, आई मीन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है, उसका वैल्यू 1 से कम होगा। हाँ, 0.99 हो सकता है, बट 1 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उसके आगे फिर हम लोग सेल स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डायग्राम, डेफिनेशन, वर्किंग कैसे करता है, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन, कैथोड एनोड क्या है, फिर डेनियल सेल का भी सब कुछ ऐसे ही, फिर और भी कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, फिर बैटरी सब पढ़ेंगे हम लोग, कोरोजन पढ़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग क्या, थ्योरी कंप्लीट होगा, देन हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। पहले एक जगह जैसे 1st और 2nd चैप्टर का भी न्यूमेरिकल में किए थे, पहले एक जगह पूरा चैप्टर का फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बनाना। सब टाइप का न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 12th का बोर्ड एग्जाम में आता है। सो सब टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, 12th का बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है।